हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका अपने चैनल पर फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहती हूँ, स्वागत करना चाहती हूँ आप सभी का, जो लोग यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं। और आप सबसे दरख्वास्त है कि इतने सारे लोगों ने बोला था कि एक नई वीडियोस लेकर आइए, आर ओ के लिए हो, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर हो। जब लाया गया है उन सीरीज़ को तो आप लोग प्रॉपर नहीं देख रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि क्या चीज़ है जो आपको नहीं समझ आ रही है। साथ ही कुछ बच्चों की क्वेरी है कि मैम आप डायरेक्ट फेस टू फेस आके स्क्रीन पर पढ़ाइए, तो उस तरीके का सेटअप अभी नहीं है, लेकिन हाँ, उस सेटअप की तैयारी की जा रही है। मेरे लिए भी नए तरीके से चीज़ें हैं, तो मुझे भी थोड़ा वक्त दीजिए, है ना। जैसे आप चीज़ों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, मैं भी उसी प्रक्रिया में अभी हूँ। थोड़ा भरोसा रखिए, अपना साथ बनाए रखिए। आपके साथ के बिना मेरा ये चैनल रन कर पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप लोग देखेंगे ही नहीं तो मेरी इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा। फ़िलहाल के लिए आपके एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए इन वीडियोस को बनाया जा रहा है, एंड प्लीज़ इसको देखिए ताकि आप कंटिन्यू रिवीजन कर सकें, चीज़ों को रिवाइज़ कर सकें, उनके क्वेश्चंस के नेचर को समझ सकें। जिनके पास बुक्स नहीं अवेलेबल है, स्पेशली वो लोग तो इन वीडियोस को देखें। तो प्लीज़ अपनी सोशल मीडिया हैंडल्स पर इन वीडियोस को शेयर करें ताकि सही लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो पहुँचे। बात करते हैं आज के इस वीडियो की। तो लेक्चर 5 है ये, और टारगेट 2024 और आगे के एग्जाम्स को लेकर इसमें पढ़ाया जा रहा है। एंशंट हिस्ट्री है, घटना चक्र से PYQs आपके लिए जा रहे हैं। ये मंडे टू सैटरडे सुबह 10 बजे क्लासेस आती हैं, और सुबह 6 बजे आपकी करंट अफेयर्स क्विज भी आती है, उसको भी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं वो मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर शिल्पी वर्मा IAS। यहाँ पर कोई क्वेरी है, कुछ प्रश्न है, कुछ नया जानना है, यहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद मेरा टेलीग्राम चैनल है शिल्पी वर्मा 22। आप मुझे यहाँ पर टेक्स्ट कर सकते हैं। मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स इत्यादि के PDF लिंक, जो भी मैंने आज तक पढ़ाया है, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन सोसाइटी, वॉट एवर आई हैव डन, वो सारे PDF और लिंक्स आपको यहाँ मिलेंगे। कुछ समस्या है, आप बेझिझक मुझसे किसी भी वक्त पूछ सकते हैं। शुरू करें आज के अपने लेक्चर को। चलिए देखिए, लास्ट वीडियोस में मैंने काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें कवर की हैं। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पहला प्रश्न आपका यहाँ पर है, उपनिषदों का मुख्य विषय है धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर। तो देखिए, यहाँ पर उपनिषद जो है दर्शन पर आधारित एक पुस्तक है। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। आपसे UPPSC में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते रहे हैं, तो उनको देखते रहिएगा, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पर क्या हुआ है कि थोड़ी सी चीज़ें माफ़ी चाहती हूँ। एक्चुअली मैंने क्वेश्चन कुछ दूसरा रीड किया है थी, माफ़ी चाहती हूँ। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ती हूँ। उपनिषदों का जो मुख्य विषय है वो सामाजिक व्यवस्था, दर्शन, विधि और राज्य से संबंधित है। देखिए, उपनिषद दर्शन पर जो आधारित जो पुस्तकें हैं वो दर्शन पर आधारित हैं, और इसीलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। तो ये दर्शन पर आधारित किताबें हैं आपकी, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन B हो जाएगा। क्लियर है। और दूसरा प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है आपको? ऋग्वेद, परवर्ती संहिताएं, ब्राह्मण, उपनिषद। देखिए, वेदों में मोक्ष जो शब्द है वो प्रयुक्त हुआ ही नहीं है। उपनिषदों में पहली बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। कहाँ पर? उपनिषदों में। और ये शब्द श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? उपनिषद हो जाएगा, ऑप्शन D हो जाएगा। स्पष्ट है, कोई डाउट नहीं है ना अब तक? चलिए, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? बृहदारण्यक उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, कठोपनिषद उपनिषद में, या फिर केन उपनिषद में? ये प्रश्न आपका UPPSC में मतलब 4 से 5 बार कंटिन्यू रिपीट हुआ है। और जो कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है, और इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया था कि ना इस आत्मा का कभी जन्म होता है, ना ही कभी इसकी मृत्यु होती है। ये अजन्मा है, नित्य है और शाश्वत है। उपनिषद में कृष्ण यजुर्वेद का ये उपनिषद है। तो इस प्रश्न के अनुसार कहा जा रहा है कि ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो कठोप उपनिषद से, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन C हो जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है आज थोड़ा मुझे लग रहा है कि मेरी लगता है नींद नहीं जैसे पूरी हुई है, ऊपर का नीचे मैं कर रही हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर कठोप उपनिषद है, ठीक है। माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि सिमिलर है तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है उसमें। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। देखिए, सेम ही चीज़ पूछी गई है पर अलग तरीके से। अथर्ववेद में, शतपथ ब्राह्मण में, कठोप उपनिषद में, बृहदारण्यक में। तो ये सेम आपका नचिकेता आख्यान किस में मिलता है? आपको कठोप उपनिषद में। तो ऑप्शन C आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है।
देखिए सेम चीज़ें हैं पर स्वरूप बदल गया है। उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे, काशी के पांचाल के, विदेह के। तो उपनिषद में आप देखेंगे वर्णित राजाओं में विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा प्रवाह जो है प्रभाड़ जावाली, ठीक है, के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। तो कह रहे हैं उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे, किसके थे? के थे, ठीक है, के थे। उस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाता है। अगला प्रश्न आज का हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। वैदिक संहिताएं, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण। वैदिक संहिताएं, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद। वैदिक संहिताएं, वेदांग, आरण्यक, स्मृतियां। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। वैदिक संहिताओं का जो सही क्रम है बच्चों वो क्या है? वैदिक संहिताएं, फिर आपका ब्राह्मण आ जाएगा, फिर आपका आएगा आरण्यक, ठीक है, फिर आपका आरण्यक, इसके बाद आपका उपनिषद। क्लियर है? ठीक है। क्या आ जाएगा? सबसे पहले आपका आ जाएगा वैदिक संहिताएं। तो आपका सही क्रम क्या है इसमें? वैदिक संहिताएं, फिर आएगा आपका ब्राह्मण, वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। तो यानी कि इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया। सही क्रम इसका वैदिक साहित्य का यही है। ठीक है, अगला प्रश्न है आज का। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु, शुद्री, सरस्वती और गंगा। सिंधु नदी का एक्चुअली ऋग्वैदिक काल में सबसे ज़्यादा महत्व दिखाई देता है और यही कारण है कि इसका उल्लेख ऋग्वेद में बहुत बार किया गया है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण, किसके कारण? आर्थिक महत्व के कारण हिरण्याई कहा गया है, हिरण्याई कहा गया है। तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे ज़्यादा वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ आ रहा है ना आपको? वैसे अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए ताकि वो भी इसको समझें और अपने एग्जाम्स के जो नियर आप पहुंच चुके हैं उसकी तैयारी को और मजबूत कर सकें, है ना। चलिए, वैदिक नदी अस्कली की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? यहाँ पर तो देखेंगे ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम। तो देखिए वैदिक नदी जो है अस्किनी की पहचान चेनाब यानी कि चेनाब नदी से की गई है, इसलिए विकल्प सी हमारा यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? अस्किनी, परुश्रणी और कुंभा या कुर्मु और विपाशा, शुतुद्री। तो आप देखेंगे ऋग्वेद में जो उल्लेखित जो कुभा है यानी कि काबुल है, कुर्मु यानी कि कुर्रम है, गोमती गोमल और सुवास्तु जो है स्वात नदियाँ अफगानिस्तान में बहती हैं और इन नदियों का उल्लेख से स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंध था। तो कह रहा है प्रश्न कि किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? किसका सूचक है? कुंभा कुर्मु। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट मूव करते हैं। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में, चीनी तुर्किस्तान में, कश्मीर में, पंजाब में। तो कहाँ पर होना चाहिए? अफगानिस्तान में, क्योंकि अभी हमने ऊपर समझा था इसको, है ना। चलिए, समझ आ रहा है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, सुमेलित कीजिए यहाँ पर और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2 वैदिक नदियाँ, फिर है आधुनिक नाम उनका क्या है? तो वैदिक नदी से कुभा, उनका आधुनिक नाम सामने दिया गया, लेकिन हमें सही मिलान करना। तो देखिए वैदिक नदियाँ जो एक तरफ दी गई, जैसे कुभा का जो आधुनिक नाम है वो क्या है? काबुल। क्या है? काबुल। परुश्रेणी का आधुनिक नाम क्या है? रावी। ठीक है, सदानीरा का आधुनिक नाम क्या है? गंडक। इसके बाद शुतुद्री का आधुनिक नाम क्या है? सतलज। तो इस प्रश्न का उत्तर आप देखिए कहाँ पर ये मैच मिल रहा है। देखिए ए का कहाँ पर है? दूसरा है काबुल है, यहाँ पर मिल रहा है, और कहीं दूसरा आपको ए में दिख रहा है? नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर सीधे मैंने एक ही मिलान के साथ क्यों बताया कि यहाँ 2 मिल रहा है, बाकी में कुछ नहीं देखा, क्योंकि एक से भी आप इस चीज़, देखिए ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपको पता हो। एग्जामिनेशन हॉल में मैटर करता है कि कैसे कम समय में उस प्रेशर को आप झेल के क्वेश्चन करते हैं। आता सबको सब उतना ही है, किसी को ज़्यादा किसी को कम नहीं, बैलेंसिंग आता है सब कुछ, किसी को भी सबको नहीं आता है। ठीक है, तो बस मैटर ही करता है कैसे उस इन्वॉल्वमेंट में आप, कैसे उस प्रेशराइज वाले माहौल में आप खुद को बैलेंस करते हैं और चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं और कैसे चीज़ों को टैकल करते हैं। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियोस को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्द
मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे दोपहर 1 बजे आपको डेली 1 बजे डेली प्रशांत सर आपको यहाँ पर इकोनॉमिक्स का 11th एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं। प्लीज़ उसको देखना ना भूलें, निरंतर देखते रहिए, हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।